एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं रोज़-रोज़ ताने सुनकर तंग आ चुकी थी। एक दिल तो करता था कि अभी के अभी इन लोगों से अपना रिश्ता नाता तोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। मगर फिर जो ही माँ का ख्याल आता तो मेरी सोच में ठंडक पड़ जाया करती थी। एक माँ ही थी जिसके लिए मैं इस नर्क में रह रही थी, वरना यहाँ रहना मेरे लिए मेरे बस से बाहर था। मेरा ससुराल अच्छा नहीं था। रोज़ छोटी-छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बना दिया जाता था और मेरे ऊपर घर के सभी लोग टूट पड़ते थे। जब मैं अपने बारे में बोलने की कोशिश करती तो मुझे ज़ुबान बंद रखने का और बदतमीज़ कहा जाता था। मुझे पिछले 6-7 महीनों से यहाँ मेरा सांस लेना भी दूभर हो गया था। मेरा नाम राधा है। मेरी उम्र 28 साल की होगी। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मेरी खुद की ज़िंदगी की कहानी है। मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मुझे हैरानी में डाल दिया था। मैं ये जानकर हैरान रह गई थी कि लोग अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मेरा संबंध एक गरीब परिवार से था। हम अपने माँ बाप की 4 बेटियां थीं। हमारा कोई भी भाई नहीं था। ऐसा नहीं था हम पैदाइशी गरीब थे। मेरे पापा का अपना बर्तनों का काम था और खुद का घर भी था। मेरा बहनों में चौथा नंबर आता था। मेरे पापा हमसे बहुत प्यार किया करते थे और हमारी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि मेरे पापा जिंदा थे। जब मैं 15 साल की थी, जब एक दिन मेरे पापा हम सबको छोड़कर दुनिया से चले गए थे। मरने की देरी थी। ये दुनिया हम पर तंग होकर रह गई थी। बड़ी मम्मी पापा ने हमसे हमदर्दी जताकर मेरे पापा का बर्तनों का पूरा काम हथिया लिया था और फिर हमारा घर और कारोबार सब कुछ अपने नाम करवा लिया था और हमें घर से निकाल कर बेघर कर दिया था। मेरी माँ हमें लेकर दर दर भटकने लगी थी। जब एक औरत ने तरस खाकर हमें अपने मकान में किराए पर रख लिया और बड़ी बहनों ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। यूं ही वक्त बीतता चला जा रहा था। माँ जैसे तैसे करके बड़ी बहनों की शादी की। चौथा नंबर मेरा ही था। मेरी किस्मत की बात थी। मेरा रिश्ता एक अच्छे और खाते पीते घर से आ गया था। जानने वाले सभी लोगों ने माँ को कहा था कि ये परिवार हमारे बस का नहीं है। कल को 100 समस्याएं होंगी। इस परिवार में शादी ना करो। मगर माँ को न जाने क्या हुआ था। उन्होंने इस बात को लेकर किसी की बात नहीं सुनी थी। माँ मेरी शादी उसी परिवार में करने की जिद लगा ली थी। उसका ख्याल था कि अगर मेरी शादी बड़े परिवार में हो गई, मैं अपने मायके और अपनी दूसरी बहनों के सपोर्ट कर सकूंगी। मगर मेरी माँ नहीं जानती थी बड़े घरों के लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं। मेरी शादी तो हो गई थी, मगर मुझे वह सुख नसीब नहीं हुआ था जो होना चाहिए था। पहले पहले तो सभी अच्छे और ठीक ही थे, मगर जल्द ही जल्द सबकी नज़रों में मैं खटकने लगी थी। शादी को साल बीतने के बाद भी जब मेरी तरफ से कोई खुशखबरी ना मिली तो मेरी सास और ननद मुझे दूसरी आंखों से देखना शुरू कर दिया था। उन लोगों को जल्दी से जल्द मुझसे औलाद चाहिए थी। मैंने चेकअप भी करवाया, मगर जल्दी तो क्या, मेरे माँ बनने का आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने घर में तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं चुपके चुपके डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही थी, मगर कहीं से भी कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरे ऊपर मेरे ससुराल का बढ़ता हुआ दबाव। धीरे धीरे डिप्रेशन की मरीज़ बनती जा रही थी। दिल करता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, मगर फिर सोचती कि यहाँ से भाग कर जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। माँ के घर पर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर एक विधवा बहन और उसके छोटे छोटे बच्चे मम्मी के पास ही रहते थे। उनका पढ़ाना लिखाना ये सब खर्च मेरी माँ के ऊपर ही था और मेरी बहन गम में बहुत कमज़ोर और पड़ी पड़ी सिर्फ रोती रहती थी। ऐसे में अगर मैं भी यहाँ से डिवोर्स लेकर चली जाती तो मेरी माँ पर बोझ बढ़ जाती। यही सोचकर मैं यहाँ रहने पर मजबूर थी। उस दिन भी जब मैं सुबह उठकर नाश्ते के लिए आई तो मेरी सास ने नाश्ते की मेज पर मुझे घेर लिया था। मेरी सास मुझे कहने लगी, राधा, तुमने हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। क्या तुम मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हो? मैंने सास से कहा कि मम्मी थोड़ा तो इंतज़ार करो, अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। भगवान की मर्जी होगी तो अपनी कृपा कर देंगे और भगवान ने चाहा तो जल्द मेरा गोद भी भर जाएगा। मेरी सास मेरी बात को सुनने के बाद मुझ पर भड़क उठी और मुझे गालियाँ देने लगी। मेरे पति के सामने मुझे बुरा भला कहने लगी थी। मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। बदले में मैं भी अपनी सास को बहुत सुना दी थी, जिससे मेरा पति मुझसे बहुत नाराज़ हो गया था। मैं वहाँ से निकलकर अपनी माँ के घर आ गई थी। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। माँ मुझे सुबह सुबह अपने घर देखकर परेशान हो गई थी। मैंने उसे कहा कि माँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं आ गई हूँ। दोपहर तक माँ और बहनों के साथ बिजी रही। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोऊं और उसे बताऊं कि माँ, तेरी लड़कियों को दुनिया वाले किस तरह सता रहे हैं। मैं अपनी माँ को चीख चीख कर बता देना चाहती थी
कि भले ही वहाँ मुझे रुपए पैसे और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हर दिन मुझे बेइज्जत की जाती थी और मेरा मजाक उड़ाया जाता था। छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने दिए जाते थे उस बड़े परिवार के बजाय। अगर मैं किसी छोटे घर में होती तो कम से कम मेरी इज्जत तो ज़रूर होती। ऊपर से ये सितम कि किसी के साथ अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकती थी। ये सोचते हुए माँ के घर में बैठे बैठे मुझे अपनी सहेली की याद आई थी, जो मेरे हर दुख सुख की साथी थी। तभी मैंने उससे मिलने का सोचा था, ताकि अपने अंदर का गम हल्का कर सकूं। मुझे निशा अपने घर पर ही मिल गई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं भी उसे मिलकर सुकून महसूस कर रही थी। हम दोनों जब मिलकर बैठे तो मैंने उससे अपनी सारी परेशानी बताई थी, जिसे सुनकर वह भी अच्छी खासी परेशान हो गई थी। फिर उसने मुझे कहा, तुम उस बच्चे को गोद में बिठा कर देख लो, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं नासमझी से उसकी तरफ देखा था। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या कह रही हो निशा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसी बच्चे को गोद में बिठाने से मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? देखो, अगर तुमने ये मजाक किया ना, तो ये मजाक बहुत बुरा है। तुम जानती भी हो कि मैं किस तरह परेशान हूँ, फिर भी तुम मजाक कर रही हो। वह कहने लगी, नहीं राधा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ और बहनों ने नहीं बताया, यहाँ पर ये बच्चा बहुत मशहूर है। आज तक जितनी औरतों ने भी उसे गोद में उठाया है, उनके घरों में ज़रूर खुशखबरी आ जाती है। उसकी बात सुनकर मुझे बेहद शक हुआ था। मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। मैं ये जानना चाहती थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? उस बच्चे में भला ऐसी कौन सी बात थी कि जिससे औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी? मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं था, मगर दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो चुका था, जिसके साथ मैं उस बच्चे के पास जाने की हामी भर ली थी। मैंने निशा से कहा कि मुझे उस बच्चे के पास ले चलो, हो सकता है मेरी ज़िंदगी भी कोई खुशी आ जाए। तो उस पर वह कहने लगी, अभी तो शाम का टाइम हो गया है, वह अभी तो नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि आज रात को अपनी माँ के घर पर ही रुक जाओ, मैं तुम्हें सुबह उसके पास लेकर जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि मैं माँ के घर नहीं रुकूंगी, ऐसे में ससुराल वालों को और मौका मिल जाएगा। वह न जाने मेरे पीछे वहाँ क्या क्या मंसूबे बना रहे होंगे। मैं कल 11 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम तैयार रहना। फिर दोनों उसके पास जाएंगे। निशा ने मुझे ओके कर दिया था। शाम होने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया था। मैं अपनी माँ के घर चली आई और थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मैंने रिक्शा पकड़ा और वहाँ से वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ सुबह वाला मैदान अभी भी गर्म था। मेरी सास ने अभी तक रोना डाला हुआ था कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। मेरे पति ने मुझे कह दिया, अगर इस घर में रहना है तो मेरी माँ से माफ़ी मांगो, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, वरना मुझे फैसला करने में टोटल 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि इस घर का वारिस तो तुम मुझे दोगी नहीं। ऊपर से तुम मेरी माँ से बदतमीजी कर रही हो। ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। पति की बात सुनने के बाद मैंने घबराई हुई निगाहों से उनकी तरफ देखा था। मेरे दिल ने बड़ी जोर से चीख कर भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरी परीक्षाएं ख़त्म कर दे और मुझे औलाद की खुशी दे दे। एक यही आसरा था जिससे मेरा घर बच सकता था। मैंने अपने पति की तरफ देखा, जो मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मैं बिना कुछ कहे सास के पैरों में जाकर बैठ गई थी। उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू गिरने लगे थे। मैंने सास से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो भी किया है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे बस में नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि आपसे बदतमीजी करूं, मगर मुझसे ऐसा हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। रोती रोती न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई थी। दोबारा मेरी आंख खुली तो रात का आखिरी पहर चल रहा था। मेरे दिल में एकदम से सुबह के सूर्य उदय का याद आ गया। सुबह का सूर्य उदय भगवान को जल अर्पण करने से मैंने सुन रखा था कि उस वक्त सूर्य उदय से जो मांगो वह मिल जाता है, दिल की मुराद पूरी हो जाती है। मैं जल्दी से उठी और नहा धोकर सूर्य उदय के लिए खड़ी हो गई थी। 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं पानी में खड़ी रही, जब तक कि सूर्य भगवान उदय नहीं हो गए और उनको जल नहीं चढ़ा दिया। जब तक मैं इतनी देर में उनसे प्रार्थना करती रही, भगवान तू मेरी कोख भर दे और मुझे औलाद दे दे। अगली सुबह मैं निशा के घर पहुंच चुकी थी। वह मुझे अपने साथ लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ी थी। वह बच्चा एक गांव के बच्चे डिलीवरी वाले क्लिनिक पर होता था। उसके पास जो भी औरत जाती थी प्रेग्नेंट होने के बाद, वह डॉक्टर उसका पूरा इलाज करती थी। उसकी डिलीवरी भी खुद ही किया करती थी और रोज़ाना मामूली की तरह अपना क्लिनिक खोल कर बैठी हुई थी। 3 कमरों वाला ये छोटा सा क्लिनिक था, जिसके बाहर डॉक्टर जिया और गायनोलॉजिस्ट बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, जगमगा रहा था। मैं तो उस क्लिनिक के बाहर इतना ज़्यादा भीड़ देखकर घबरा गई थी
क्लिनिक के बाहर औरतों की एक लंबी लाइन खड़ी थी। औरतें एक दूसरे को धक्के देकर एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने निशा से पूछा, ये सब क्या है? तो वह कहने लगी, उसके क्लिनिक के बाहर यूं ही भीड़ लगा रहता है। डॉक्टर रोज ही सिर्फ 10 औरतों को चेक करती है, जिनमें से सिर्फ 3 औरतों को मौका मिलता है कि उस बच्चे को गोद में बिठा सके। अब ये किस्मत की बात होती है, किसको मौका मिलता है और किसको नहीं। मैं और निशा भी जाकर लाइन में खड़ी हो गई थी, मगर काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया था। खड़े रहकर अब तो टांगें भी दुखने लगी थी। मुझसे अब ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने निशा से कहा कि निशा चलते हैं, मैं अब ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती थी। निशा कल सवेरे आ जाएंगे। निशा भी मेरी तरह थक चुकी थी, वह भी कल आने पर राजी हो गई थी। हम दोनों ने लाइन छोड़ दी और वापस आ गई थी। अगले दिन हम दोनों फिर से 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे, मगर आज भी कल से ज़्यादा भीड़ था। कुछ देर खड़े रहने के बाद निशा बोर होने लगी तो उसने अपने से आगे खड़ी औरत को अपने तरफ ध्यान दिलवाया और उसके साथ गपशप करने लगी थी। उस औरत ने बताया कि वह आज यहाँ अपनी ननद को लेकर आई थी। उससे पहले भी वो यहाँ अपनी छोटी बहन के इलाज करवा चुकी थी, जिसके आज 3 बच्चे हैं। निशा ने उसे सारा इलाज का तरीका पूछ लिया। वह कहने लगी, सबसे पहले डॉक्टर साहब टेस्ट करती हैं कि वे औरत या उस औरत का पति बांझ तो नहीं है। अगर वे बांझ हुए यानी उनमें कुदरती तौर पर मां बनने की सलाहियत ना हो तो मामला इसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। फिर वे किसी को झूठी उम्मीद नहीं दिलाती, मगर जब मां बनने के चांस है और औरत किसी वजह से मां बन ना पा रही हो तो वह उसका इलाज शुरू कर देती हैं। इलाज क्या करना, बस एक इंजेक्शन लगाती हैं। उसके बाद उस बच्चे को उस औरत के गोद में बिठा दिया जाता है। वह औरत उस बच्चे को 10 से 15 मिनट तक गोद में बिठाए रखती है। उस सब के बाद उस औरत को महीने बाद दोबारा वापस आने का कहती है। उस बीच बस ये सावधानी करनी होती है कि उस औरत को अपने पति से दूर रहना पड़ता है। उसे 1 महीने के बीच अगर औरत पति के पास जाए तो डॉक्टर ने जो इलाज किया होता है वह सब खराब हो जाता है। फिर दोबारा से पहले वाला प्रतिक्रिया करना पड़ता है। उस औरत की जुबानी सारी बातें सुनकर मैं हैरानी से निशा की तरफ देखने लगी थी। उस औरत की बातें अजीब सी थी। अगर उस बच्चे को गोद में बिठाने से औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी तो फिर वह डॉक्टर कैसा इलाज कर रही थी और क्यों करती थी, ये बात मेरे दिमाग में ना बैठ रही थी। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि औरत अपने पति के करीब ना जाए। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि कोई औरत अपने पति के पास जाए बगैर प्रेग्नेंट हो जाए? ये तो एक नामुमकिन सी बात थी। निशा ने भी मुझे अचंभव होकर देखा था। मैंने निशा को पकड़कर लाइन से बाहर निकाला और उसे साथ लेकर थोड़ी साइड पर आ गई। निशा, ये सब क्या है? तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे सही जगह पर लाई हो ना? निशा कहने लगी, राधा, मेरा यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिन औरतों को शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी औलाद नहीं हुई थी, यहाँ से एक ही बार इलाज करवाने से उनको औलाद हो गई है। तुम एक बार आजमा कर तो देख लो, एक बार तुम उससे मिल तो लो, उसे देख लो। अगर तुम्हारा दिल नहीं माना तो तुम ना करवाना इलाज। उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर से आकर लाइन में खड़ी हो गई थी। एक बार आजमाने में भला क्या हर्ज था? मैं फिर से लाइन में खड़ी तो हो गई थी, मगर अब नंबर आता तो मिलती ना उससे मैं। निशा से कहा कि कोई सिफारिश वगैरह तो लगाओ ताकि हमें किसी तरह अंदर जाने का मौका मिले। मुझे नहीं लगता इस तरह हमारा नंबर आएगा। मुझे लगता है यहाँ सिफारिश से ही काम चलता है। किसी तरह से उस डॉक्टर का नंबर मिल जाए तो ही कुछ काम बन सकता था, मगर परेशानी थी कि नंबर मिलता तो कैसे। निशा ने मेरे कहने पर मेरा साथ दिया था। उसने अपने एक जानने वाले से बात किया और थोड़ी ही देर में उस डॉक्टर का नंबर मुझे मिल चुका था। मैंने भगवान का नाम लेकर उस नंबर पर कॉल मिलाई। काफ़ी देर तक बैल जाती रही, मगर आगे से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। न जाने मेरी किस्मत खराब थी या फिर भगवान की कोई मर्जी थी जो मुझे बार बार वहां जाने से रोक रही थी। इस तरह रुकावटें डालकर मुझे इस क्लिनिक के अंदर जाने से रोक रहा था, या भगवान मुझे इशारे देकर कुछ समझाना चाहता था। मगर मुझे अकल होती तो मुझे समझ आता ना। मैं भगवान के इशारे को तो समझ ना पाई थी। मैंने 2-3 बार कॉल मिलाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मैंने बेदिली से फ़ोन बंद करके पर्स में डाल दिया। उस सब के बाद भी अभी कुछ ही देर बीते थे। सब औरतें अपनी अपनी बातों में मगन थी। कोई कपड़ों के बारे में बातें कर रही थी तो कोई जूतों के बारे में, और निशा भी न जाने कौन सी बातों में बिजी हो गई थी। जब अचानक ही एक जोरदार चीख ने हमारा ध्यान अपनी तरफ करवाया था और फिर उसके बाद ना ख़त्म होने वाली चीखों का दौर शुरू हो गया था।
हम सब हक्का बक्का होकर उस क्लिनिक की तरफ देख रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं था। चीखों की आवाज़ क्लिनिक के अंदर से ही आ रही थी। हम सब एकदम से परेशान हो गए थे, न जाने अंदर क्या हो रहा था। थोड़ी देर बाद क्लिनिक का दरवाज़ा खुला था और एक लड़की रोते हुए क्लिनिक के बाहर से निकली थी। वह औरतों की लाइन तोड़ते हुए वहाँ से निकल गई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसके साथ ही क्लिनिक के दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड लगा दिया गया था। फिर अगले कई दिनों तक क्लिनिक बंद रहा। मैं तो वहाँ से इलाज करवाना चाहती थी, मगर अब मुझे शक था, आखिर उस लड़की के साथ क्लिनिक में ऐसा क्या हुआ था जो इतना चीखी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ था, तभी उसकी हालत ऐसी थी। अब मुझे ये बात जाननी थी, अगर कुछ हुआ तो आखिर क्या हुआ था। लेकिन अब क्लिनिक खुलता तो कुछ होता ना। मैं और निशा रोज़ रोज़ चक्कर लगाकर थक चुकी थी। उस दिन भी जब हम क्लिनिक गए तो क्लिनिक बंद था, लेकिन उसके आसपास पुलिस वाले घूम रहे थे। पुलिस वालों को यहाँ देखकर हमें बहुत हैरानी हुई थी। भला पुलिस का यहाँ क्या काम था? पुलिस वाले हमें वहाँ देखकर, पुलिस ऑफिसर हमारे तरफ आए थे, हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। पुलिस को यूँ अपना रास्ता रोककर खड़ा देखा तो हम दोनों ही घबरा गई थी। तभी उनमें से एक ऑफिसर कहने लगी कि मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है, थोड़ी देर हमारे साथ आओ। हम दोनों किसी रिमोट कंट्रोल की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। हम दोनों साथ ही साथ बार बार मुड़कर इधर उधर देख रहे थे, कहीं कोई हम दोनों को देख ना ले, क्योंकि कोई अगर पुलिस के साथ देख लेता तो लोगों ने बगैर कुछ सोचे समझे बातें बनानी थी। खैर, पुलिस वाली औरत ऑफिसर थी, उसकी दो साथी औरतें हमें लेकर एक सुनसान जगह पर आई थी। एक मुसीबत कम थी। हम दोनों बहुत डरे हुए थे और उनके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन निशा की बुरी आदत थी, वह चुपचाप नहीं रह सकती थी। उसने इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या बात है, आप हमें इस तरह यहाँ क्यों लाई हैं? कुछ हुआ है क्या? बताइए ना, क्या बात है? क्या पूछना है हमसे? उस पर वह इंस्पेक्टर कहने लगी, तुम दोनों यहाँ क्लिनिक के बाहर क्या कर रही थी? तो निशा ने ही जवाब दिया, वह मेरा इलाज करवाने मुझे यहाँ लेकर आई थी। उसने उस बच्चे के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह चाहती थी वह मुझे भी उस बच्चे से मिलवा दे, मगर हमारा क्लिनिक के अंदर जाना ही नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम दोनों में से किसी ने पहले भी यहाँ से कोई इलाज वगैरह करवाया है? दोनों में से किसी ने उस बच्चे को देखा है? उस पर हम दोनों ने एक साथ ही ना में सिर हिलाया था, जिस पर इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस भरकर हम दोनों के तरफ देखा था। और जो इंस्पेक्टर ने हम दोनों को बात बताई, उसे सुनकर हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हम दोनों हैरानी से मुंह खोलकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शायद हमें यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ हमने सुना है वह सच है या नहीं। खैर, कुछ देर के बाद हम दोनों घर वापस आ गई थी। उस दिन के 10 दिन के बाद मुझे निशा का फ़ोन आया। उसने कहा कि क्लिनिक खुल गया है, तुम जाओ। और मैं जाने से पहले अपनी सास के पास गई थी और उससे कहा कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करे। अब जो कुछ मैं करने जा रही थी, मुझे भगवान की आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत थी। एक भगवान के ही आशीर्वाद जो मुझे कामयाब कर सकती थी। खैर, मैं घर से निकली और क्लिनिक जा पहुंची थी। निशा को मैंने क्लिनिक पर ही बुला लिया था। क्लिनिक के सामने आज भीड़ नहीं था, इसलिए मैं और निशा अंदर ही चली गई थी। सामने एक ही ऑफिस जैसा कमरा था, जिसकी कुर्सी पर भारी भरकम औरत बैठी हुई थी। हमें ये समझने में ज़रा भी देर नहीं हुई थी, यही डॉक्टर जिया है। उसको हम दोनों ने गुड मॉर्निंग करने के बाद उसने हम दोनों को बैठने के लिए कहा। मैंने एक नज़र उसके ऑफिस के कमरे में दौड़ाई थी। उसने अपने कमरे के दीवारों पर अपनी डिग्रियां लेमिनेशन करके लटका रखी थी। साथ ही साथ दीवार पर लेमिनेशन किया हुआ डिग्रियां और चार्ट भी जगमगा रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं था, वह वाकई एक बड़ी डॉक्टर थी। उसने मुझसे पूछा था, फिर मैंने उसे एक बार में ही सारी जानकारी बारीकी से बता दी थी। साथ ही साथ मैंने उसे अपने टेस्ट भी दिखा दिए थे, जो मैंने अलग अलग जगह से करवाए थे। इसलिए वह सब लेकर गई थी ताकि फालतू के टेस्ट करने में वक्त ख़राब ना हो। जल्दी से मुझे उस बच्चे से मिलवा दे। और फिर यही हुआ था। मेरे सारे टेस्ट देखने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम माँ बन सकती हो, तुम अभी 40,000 रुपये की रकम जमा करवाओ। अभी तुम्हें इंजेक्शन लगाती हूँ, फिर तुम उस कमरे में चली जाना। वह बच्चा वहीं पर है, तुम उसे गोद में लेकर बैठ जाना। 15-20 मिनट तक, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। लेकिन एक बात की सावधानी करना है, बच्चे को गोद में बैठाने के बाद तुमने पूरे महीने तक अपने पति के करीब नहीं जाना। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, जैसे मुझे उसकी सारी बातें समझ आ रही हों। मैंने अपने बैग से 40,000 रुपये निकाल कर
उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। वह एक इंजेक्शन भरकर मेरी तरफ आई और मेरा बाजू ऊपर करने को कहा। मैंने अपना बाजू ऊपर करने की कोशिश की थी, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका, क्योंकि जो कपड़ा मैंने पहन रखा था उसकी बाजू काफ़ी तंग थी। मैंने उससे कहा कि वह मुझे बाजू के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा दे, क्योंकि मेरी कमीज़ के बाजू का कपड़ा बहुत टाइट था, इसलिए वे ऊपर नहीं हो रही थी। उसने कोई बात नहीं कहा और मुझे इंजेक्शन लगाया। मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैं बच्चे के गोद में लेने के लिए कमरे में दाखिल हो गई, मगर सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उससे पहले कि मैं कुछ और करती, मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया था और मैं अपना होश खो बैठी थी और बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। दोबारा जब मुझे होश आया तो निशा मेरे पास बैठी हुई थी, मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। मैं एकदम से उठी और निशा से कहा कि निशा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वह सब पकड़े गए या नहीं? उससे पहले कि निशा कोई और जवाब देती, दरवाज़ा खोलकर वही इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुई थी। उसने मेरा हाल चाल पूछा, फिर मेरा धन्यवाद करते हुए मुझे कहा, तुमने हमारा साथ देकर बहुत अच्छा किया। मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अगर तुम अपनी इज्जत को खतरे में डालकर हमारा साथ ना देती तो हम कभी उनके खिलाफ इतने सख्त सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते थे। उसके साथ ही निशा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो राधा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, हाँ राधा, तुम तो माँ बनने वाली हो। भगवान ने तुम्हारी परीक्षाएं ख़त्म कर दी है। मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई थी। मैंने शक की निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा था, जिस पर उन्होंने मेरे दिमाग में आए सवाल को पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तुमने हम पर भरोसा करके अपनी इज्जत खतरे में डाली थी, फिर हम कैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत होते हुए देख सकते थे? तसल्ली रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद की। मैं बहुत खुश थी। एक खुशी तो मुझे माँ बनने की थी, जबकि दूसरी खुशी मुजरिमों के पकड़े जाने की थी। डॉक्टर जिया एक मुजरिम थी। वह डॉक्टर के नाम पर एक धब्बा थी। उसके पास जो औरत भी जाती थी उसे कहती कि तुम उस बच्चे को गोद में बिठाओगी तो प्रेग्नेंट हो जाओगी। वह बच्चा बहुत शक्तिशाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं। ये सब उसका बिछाया हुआ जाल था। वह क्लिनिक के आड़ में कोठा चला रही थी। जिस कमरे में औरतों को भेजती थी उसमें कोई बच्चा नहीं होता था, बल्कि उस कमरे में उसी के क्लाइंट होते थे, जिससे भारी भरकम पैसे वसूल करके उनके पास लड़कियां भेजा करती थी। यूँ उनको 15 मिनट कमरे में जाने के लिए कह देती थी, मगर जाने से पहले औरतों को जो इंजेक्शन लगाती थी वे नशे का होता था। कमरे में पहुंचने तक उस औरत का होश हवास गुम हो जाया करता था। फिर वे अंदर जो उस कमरे में बैठे होते थे वे उसकी इज्जत को तार तार कर दिया करते थे। इस काम के नतीजे में जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे कहती कि बच्चे को गोद में बिठाने की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। यूँ 2-3 औरतों को प्रेग्नेंट हो जाने के बाद वह मशहूर हो गया था। यूँ जिया नाम की औरत उन मर्दों से भी पैसे वसूल करती थी, औरतों को भी लूटती थी। एक ऐसे डॉक्टर को मशहूर किया हुआ था जिसका इन सब से कोई वजूद नहीं था। इन सब चीज़ों का बस एक बहाना था। पुलिस को किसी तरह उसके बारे में पता हुआ, उसने छानबीन शुरू कर दी थी। तभी पुलिस ने उन प्रेग्नेंट औरतों और उन बच्चों के डीएनए टेस्ट करवाए थे और ये बात साफ हो गई थी, उनमें से एक बच्चा भी जायज़ नहीं था। पुलिस काफ़ी साल तक सबूत तलाश करने में बिजी थी, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी उस कमरे के अंदर की हकीकत को कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया था। तभी पुलिस वालों ने हम दोनों की मदद ली थी और हम लोग कामयाबी ठहरे थे। भगवान के आशीर्वाद से 2 जुड़वा बच्चों से मेरी गोद भर दी थी। मेरी सास और पति मुझसे बहुत खुश हो गए थे। मेरी ज़िंदगी भी सुकून में हो गया था। औलाद देना और ना देना सिर्फ भगवान के ही बस में है। भगवान के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि भगवान ही इन सब की शक्तियाँ रखता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप लोग भी ऐसे ढोंगी लोगों से बचें जो काफ़ी मशहूर होते। उनके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है। तो आप पहले मशहूर जगह पर जाने से पहले 100 बार सोचिए। क्या पता मेरी तरह किस्मत हर किसी की नहीं होगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।